आमसर गांव का नाम सुनते ही आंखों के सामने हरियाली की एक तस्वीर उभरती थी। गांव के चारों ओर फैले बगीचे इसकी शान थे। मई का महीना था, जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन हवा में एक उमस खुली थी जो बारिश की आहट दे रही थी। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह आम के पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती तो लगता जैसे प्रकृति ने सोने की चादर बिछा दी हो। गांव के बीच से बहने वाली छोटी सी नदी, जिसे लोग अमर गंगा कहते थे, अब सूखने की कगार पर थी, लेकिन बगीचे अभी भी लहलहा रहे थे। सुल्तान इस गांव का एक साधारण किसान था। उसका घर गांव के एक छोर पर था, ठीक उस बगीचे के पास जो उसकी जिंदगी का आधार था। सुल्तान के लिए उसका बगीचा सिर्फ खेती का साधन नहीं था, बल्कि उसका मंदिर था, उसकी पूजा थी। सुबह होते ही वो अपने 12 साल के बेटे सोनू को साथ लेकर बगीचे में चला जाता। सोनू को आमों से उतना ही प्यार था जितना सुल्तान को। वो पेड़ों के नीचे दौड़ता, कच्चे आम गिनता और चिल्लाता, बाबा, इस बार तो बाजार में धूम मच जाएगी। इस बार बहुत अच्छे आम लगे हैं। मैंने पहली बार ऐसे आम देखे हैं बाबा। अरे सोनू, जल्दी मत कर, आम को पकने दे और मौसम को भी तो देख ले। सुल्तान को अनुभव था। उसने अपने 30 साल के जीवन में कई बार मौसम की मार देखी थी, कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतना सोचते सोचते वो घर आ गया। उसने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, सुशीला, इस बार मौसम कुछ ठीक नहीं लगता। बादल देखे हैं, काले काले, जैसे कुछ अनहोनी की खबर ला रहे हो। मुझे ऐसा माहौल देखकर डर सा लगने लगा है। अरे तुम भी ना, हर साल यही कहते हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मौसम ही ऐसा होता है। लेकिन सुल्तान का मन नहीं माना। वो जानता था कि आमदाइन का मौसम सिर्फ फल लाने का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हर साल उसे प्रकृति के सामने ला खड़ा करता है। आमसर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था। कुल मिलाकर 100-150 घर होंगे, लेकिन यहाँ की खासियत थी कि हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव की पंचायत का मुखिया रामप्रसाद था, जो उम्र में तो बूढ़ा था, लेकिन जोश में अभी भी जवान। रामप्रसाद का मानना था कि गांव की खुशहाली आम के बगीचों में बसती है। वो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा करके कहता था, देखो, ये आम हमारे गांव का गहना है, इन्हें संभालो तो जिंदगी संभल जाएगी। आम के बगीचे हमारे गांव की शान है, इसी से हमारे गांव की पहचान है। गांव में एक बूढ़ी दादी भी थी, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी कहानियां गांव के हर बच्चे को रट थी और बच्चे कहानी सुनने उनके पास आया करते थे। जब मैं छोटी थी, तब भी एक बार ऐसा तूफान आया था। सारे बगीचे उजड़ गए थे, लेकिन गांव ने हार नहीं मानी, मेहनत की और अगले साल बगीचे फिर लहलहा उठे। इसलिए बच्चों, हमें अंत तक कोशिश करनी चाहिए। सोनू को अम्मा की कहानियां बहुत पसंद थी। वो अक्सर उनके पास बैठता और कहानी पूछता था। अम्मा, तूफान इतना बुरा क्यों होता है? बेटा, तूफान बुरा नहीं होता है, वो तो प्रकृति का तरीका है। हमें सिखाने का जो टूट जाता है, उसे फिर से बनाना पड़ता है, और जो बनता है वो पहले से ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए यह तो परीक्षा और परिश्रम का दूसरा रूप है। एक दिन दोपहर में सुल्तान अपने बगीचे में था, जब आसमान में बादल गिरने लगे।
हवा तेज हो चली थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। सुल्तान ने सोनू को आवाज दी। सोनू, घर चल, लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी चल, मौसम खराब हो गया है। शाम तक गांव में खबर फैल गई कि रात को भयंकर तूफान आने वाला है। राम प्रसाद ने पंचायत भवन में सबको बुलाया और कहा, सगो लोग अपने अपने घर संभाल लो, खिड़कियां बंद करो, सामान अंदर रखो, और हाँ, बगीचों की चिंता मत करो, जो होगा उसे बाद में देख लेंगे। पहले तुम लोग अपने बच्चों और खुद को संभालो। सुल्तान का मन बेचैन था। उसे आमों की बहुत चिंता हो रही थी इसको लेकर। उसने सुशीला से कहा, अरे भाग्यवान, मैं बगीचे में जाकर कुछ टहनियों को रस्सी से बांध दूं, शायद कुछ बच जाए और कुछ पेड़ बर्बाद न हो। जान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो आप रहने दो। तूफान में आपको नुकसान हो सकता है, शायद आपको खतरा हो सकता है। लेकिन सुल्तान नहीं माना। वो रात होने से पहले ही बगीचे में गया और जितना हो सका पेड़ों को सहारा देने की कोशिश की उसने। कुछ पेड़ों के नीचे मिट्टी का ढेर लगाया ताकि उनकी जड़ें मजबूत रहे, लेकिन वो जानता था कि ये सब तूफान के सामने नाकाफ है। वापस घर लौटते वक्त उसने अम्मा को देखा जो अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी। अम्मा ने उसे देखकर कहा, सुल्तान, चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा बेटा। इस मौसम में खुले आम मत घूमो और जल्दी से घर जाओ। सुल्तान ने सिर्फ सिर हिलाया और घर की ओर बढ़ गया, लेकिन अम्मा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। रात 9 बजे के आसपास तूफान ने दस्तक दी। हवा ऐसी चल रही थी मानो आसमान फट गया हो। पेड़ झुक रहे थे, टहनियां टूट रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई ही नहीं देता था। सुल्तान अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अंधेरा और बारिश का पानी सब कुछ धुंधला कर रहा था। सोनू डर के मारे सुशीला के बगल में सो गया। सुशीला बुदबुदा रही थी, हे भगवान, सब ठीक कर देना, इस भयंकर तूफान से हमारी रक्षा करना। सुल्तान का दिल बार बार कह रहा था, मेरा बगीचा, मेरे आम। वो जानता था कि इस तूफान में कुछ तो टूटेगा, लेकिन कितना, ये सोचकर ही उसका दिल बैठ रहा था। रात भर तूफान का कहर चलता रहा। कभी हवा की आवाज, कभी पेड़ों के गिरने की आवाज और कभी बारिश की रफ्तार। सब कुछ मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने घरों में दुबके थे। रामप्रसाद अपने घर से बाहर निकलकर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि गांव का हाल क्या है, लेकिन बारिश ने उसे भी पितर जाने पर मजबूर कर दिया। अम्मा अपने झोपड़े में बैठी थी और उनकी आंखें बंद थी, जैसे वो तूफान से नहीं बल्कि अपने पुराने दिनों से बात कर रही हों। बाबा, इस तूफान से हमारा बगीचा बच जाएगा क्या बाबा? बेटा, कोशिश तो पूरी की है, अब जो होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसके शब्दों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो सोनू को चाहिए था। सुबह जब तूफान थमा तो गांव में सन्नाटा पसरा था। सुल्तान सबसे पहले अपने बगीचे की ओर दौड़ा। रास्ते में गिरी हुई टहनियां, उखड़े हुए पेड़ और बिखरे हुए आम देखकर उसका दिल और भारी हो गया। जब वो अपने बगीचे में पहुंचा तो जो देखा उसे उसकी आंखें भर आई। आधे से ज्यादा पेड़ों की टहनियां टूट चुकी थी और जमीन पर कच्चे आम बिखरे पड़े थे। जो पेड़ बचे थे उन पर भी अब गिनती के ही फल लटक रहे थे। सुल्तान वहीं बैठ गया। सुशीला और सोनू भी पीछे आए। सोनू ने अपने पिता को उदास देखकर कहा, बाबा, आप रो मत, हम फिर से मेहनत करेंगे और फिर से फल आएंगे। लेकिन सुल्तान का मन टूट चुका था। उसने सोचा, ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है,
बगीचा गया तो सब कुछ गया। अब मैं क्या करूंगा, किसके सहारे जिंदगी जीऊंगा। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने बगीचों का मुआयना करने निकले थे। हर तरफ निराशा का आलम था। रामप्रसाद ने गांव वालों को पंचायत भवन में बुलाया और कहा, देखो, ये मुसीबत हम सब की है। अकेले कोई नहीं लड़ेगा, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी बातें सुनने के बावजूद लोगों के चेहरों पर उदासी थी। उसी दिन दोपहर को गांव में एक कार आई। उसमें से एक युवा लड़का उतरा जिसका नाम था सुनील। सुनील एक सामाजिक कार्यकर्ता था जो प्राकृतिक आपदाओं के बाद गांवों में मदद करने का काम करता था। सुनील ने रामलाल से मुलाकात की और गांव का हाल जाना। फिर वो सुल्तान के पास पहुंचा। सुल्तान उस वक्त अपने बगीचे में बैठा था, उदास नजरों से बिखरे हुए आमों को देख रहा था। सुनील ने उससे कहा, सुल्तान जी, मैं आपका दुख समझता हूं, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इन बिखरे हुए आमों से कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है साहब? ये कच्चे आम अब बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। कच्चे आम की अपनी कीमत होती है। इनसे अचार बन सकता है, चटनी बन सकती है, और जो पेड़ बचे हैं उन पर अभी भी कुछ फल हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो आपका नुकसान कम हो सकता है। सुनील की बात में दम था। सुल्तान को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने सुशीला से बात की और फिर गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। सुनील ने सबको समझाया कि कैसे कच्चे आमों को इकट्ठा करके अचार और चटनी बनाई जा सकती है। उसने शहर में अपने दोस्तों से बात करने का वादा किया ताकि उनके बनाए सामान को बाजार में बेचा जा सके। दिन से गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। महिलाएं सुबह सुबह बगीचों में जाकर कच्चे आम बिनने लगी। बच्चे भी मदद के लिए आगे आए। कोई आम बिनता, कोई उन्हें धोता, तो कोई मसाले तैयार करता। सुल्तान ने अपने घर को अचार बनाने का केंद्र बना लिया। सुशीला और गांव की दूसरी महिलाएं दिन रात मेहनत करने लगी। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आईं। मसालों की कमी हो गई तो सुनील ने शहर से मंगवाए डिब्बों की जरूरत पड़ी, तो रामप्रसाद ने पास के कस्बे से इंतजाम किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बाजार तक पहुंचना। गांव की सड़कें तूफान की वजह से खराब हो चुकी थी और शहर तक माल ले जाना आसान नहीं था। सुनील ने अपने दोस्तों की मदद से गाड़ियां मंगवाई और पहली खेप शहर भेजी गई। शहर में सुनील के दोस्तों ने अचार और चटनी को दुकानों में बेचना शुरू किया। शुरुआत में बिक्री धीमी थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को स्वाद पसंद आने लगा। एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर आने शुरू हो गए। को जब पहली बार पैसे मिले तो उसकी आंखें भर आई। उसने सुनील से कहा, साहब, आपने मेरा घर बचा लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। अचार और चटनी का कारोबार बढ़ता गया और गांव वालों ने इसे अपना लिया। रामप्रसाद ने सुझाव दिया कि सुनो भाइयों, अब आचार की लागत ज्यादा हो गई है, तो हमें अपने गांव में गोदाम बना लेना चाहिए जिससे अचार और चटनी स्टोर किया जा सके। सुनील ने कुछ और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और गांव को और मदद मिलने लगी। सुल्तान का बगीचा भले ही पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत रंग ला रही थी। सोनू अब अचार बनाने में मदद करने लगता। वो कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर ऐसा ही काम करूंगा। तूफान आएगा तो हम डरेंगे नहीं। सुनील ने गांव में कुछ और समय बिताया। उसने गांव वालों को तूफान से बचने के नए तरीके सिखाए, जैसे पेड़ों को मजबूत करने के लिए खंभों का इस्तेमाल करना और बारिश के पानी को संग्रह करने के लिए छोटे तालाब बनाना। और फिर वो वापस चला गया।